यशुवर्धन सिंह जी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोर्ट्स पर्सन है। यशु जी आपका स्वागत है। और हम आज चर्चा करना चाहते हैं कालाकोट को लेकर, जैसे कि जो कालाकोट का एरिया है उसके बारे में। अब बताएं कि जैसे पिछले 12 साल से जो आपके वालिद साहब यहाँ पे एज ए MLA रहे, मिनिस्टर भी रहे, वो कालाकोट की जनता के लिए उन्होंने क्या क्या कहा? देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया साहिल जी आपका, आप चाय पीने मेरे पास आए और हमने कहा कि इसी बहाने लोगों की बात भी गुफ्तगू भी कर ली जाए। तो पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ कि आप यहाँ पे आए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 12 साल का जो टर्नओवर ठाकुर यशपाल सिंह साहब का रहा, जो महरूम इस दुनिया में नहीं है आज, वो टर्नओवर के बारे में अगर मैं चर्चा करने लगूँ तो हमें 3-4 दिन का मौका चाहिए। वो आज आधे घंटे की डिबेट में हम जब बात में हम नहीं कर सकते, पर शॉर्टकट में मैं 2-3-4 पॉइंट्स बताऊंगा कि जो यहाँ पे कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी, तब कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी थी, तब सुंदरबनी हमारे साथ नहीं थी, तब कालाकोट एक अकलौती कॉन्स्टिट्यूंसी थी। तो मेरे वालिद साहब ने 12 साल का मौका मिला, वो 6 साल ऑपोजिशन में रहे और 6 साल हुकूमत में रहे। तो जब 6 साल ऑपोजिशन में थे तो तब उन्होंने डेवलपमेंट के काम काफी करवाए, पर आप बोले कि लोगों को रोजगार देना उस टाइम बहुत डिफिकल्ट होता है जब आप ऑपोजिशन में थे। पर मेरे वालिद साहब ने बहुत बड़ा प्रयास किया, क्योंकि आज भी जितने भी यहाँ पे लोग डेली वेजेस लगे हैं वो ठाकुर यशपाल सिंह साहब के टाइम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे लगे। जब आज के टाइम में जो टीचर भी है यहाँ पे, वो मेरे वालिद साहब के टाइम पे लगे। वो मैं आपको बताता हूँ साहिल जी कैसे होता था कि कोई पंचायत होती थी जहाँ पे एजुकेशन सेक्टर को डेवलप करना होता था, तो ठाकुर यशपाल सिंह साहब का एक विजन, बहुत बड़ा विजन था। वो कोई जम्मू कश्मीर के लीडर नहीं थे, वो हिंदुस्तान में उनका नाम जाना जाता था, क्योंकि उनका सोच बहुत बड़ी थी। वो सोचते थे कि मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे याद करें, और वो आज आप देखेंगे कि कालाकोट के लोग याद करते हैं। मैं आपको बताऊंगा, कहीं स्कूल की उन्होंने वहां स्कूल खोल देना, और स्कूल खोलने के बाद क्या करना है कि वहां के बच्चों को मौका मिलना वहां पे एज ए टीचर लगने का। तो ऐसे क्या होता था, उन्होंने स्कूल्स खोले और 2-2 टीचर्स हर जगह में लगे, जैसे भी जितनी भी जो होती थी डिमांड, और जो हेल्पर्स होती थी, चाहे वो आंगनवाड़ी होता था, सेंटर खोल देना, वहां आंगनवाड़ी की हमारी बहनों को, या हमारी कोई लेडीज थी, माताएं थी, उनको मौका मिल जाना वहां लगने का। तो उनकी इस विजन बड़ी तेज थी। जहां मेडिकल फील्ड में उन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने आप जानते हैं 63 में बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोला। कालाकोट के हॉस्पिटल में उन्होंने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की, और यहां पे भी मेडिकल डिपार्टमेंट में उन्होंने काफी टीचर्स, जो हॉस्पिटल में नर्स और स्टाफ लगाया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद उनकी जो विजन थी, उन्होंने क्या किया, छोटी छोटी जगह, कालाकोट तो एक हेड स्टेशन था ना हमारा, और 63 एक स्टेशन था। कालाकोट से दूर जो एरिया थे, चाहे गरन आप एरिया लगा लीजिए, चाहे आप पंजाब का एरिया लगा जाए, जब पीछे वाली जो हमारी दरकेरी वाली पंचायत है वो एरिया लगाया जाए, वहां पे उन्होंने सब सेंटर्स का खोला वहां पे, कि लोगों को तकलीफ ना हो, कि अगर कोई मुश्किलात हो जाए तो वो किया। और सबसे बड़ी जो बात उन्होंने उस टाइम एम्बुलेंस का जो बहुत बड़ा निर्माण किया, उस टाइम जो एम्बुलेंसेस दी गई कि लोगों को, यहाँ की लोगों को, पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो। तो उनका विजन बड़ा अच्छा था। उन्होंने तीनों चीजों को एक चीज में ध्यान दिया। उन्होंने ये पार्शियलिटी नहीं की कि मैं खाली एजुकेशन को ज्यादा टाइम दूं। उन्होंने एजुकेशन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट, साथ साथ लोगों की जो सबसे बेसिक नीड होती है वो होती है बिजली और पानी। आज भी मैं कहता हूं कि जो पानी, जितनी पानी की स्कीमें, जो अभी भी कुछ पानी की स्कीमें डिफरेंट पड़ी हुई है, वो ठाकुर यशपाल सिंह साहब के टाइम की बनी स्कीमें है, और जहां जहां आज पानी चल रहा है वो ठाकुर यशपाल सिंह साहब ने दिया हो। अभी कोई नई स्कीम कहीं यहाँ इस टाइम पे कोई नहीं बनी, क्योंकि आप जानते हैं कि ये स्कीमें चल रही थी, पर जो MLA साहब जो स्कीमें देखे गए, उन्होंने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया, और वहां भी पानी में भी लोगों को लगाया जाता था। किसी को टैंकी में लगाया जाता, जो टैंकी जगह देता था वहां लगाया जाता था। और ठाकुर यशपाल सिंह साहब की एक बहुत बड़ी विजन थी कि उन्होंने साथ साथ हमारे एरिया को, जो हमारा कालाकोट क्षेत्र है, वहां पे उन्होंने क्या किया कि बाहर के लोग यहाँ आने चाहिए। और बाहर के लोग कैसे आएंगे, अब हर लोग तो किसी के घर पे मिलेगा। उन्होंने डाक बंगले बनाए, और डाक बंगले खाली कालाकोट में नहीं बनाया, उन्होंने तत्तामानी डाक बंगला बनाया, उन्होंने 63 में डाक बंगला बनाया, उन्होंने सेल्सी में डाक बंगला बनाया, जगह जगह आपको बनाया, ब्रेवी में डाक बंगला बनाया। अब मैं गिनाने लगूंगा तो काफी ना, मतलब उनकी सोच ऐसी थी कि यहाँ पे हर चीज का यहाँ पे फायदा होना चाहिए। और साथ ही साथ हमारे जो बच्चे हैं, कौन से बच्चे, जो जो हमारे ST के बच्चे थे, उनके लिए गुजर हॉस्टल बनाया यहाँ पे कालाकोट में। आज तक मैंने नहीं सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा, जहां जहां मैं घूमा हूं, कि गुजर हॉस्टल है यहाँ पे। खाली ठाकुर यशपाल सिंह की वो विजन थी। यहां कॉलेज लाया गया, ठाकुर यशपाल सिंह साहब ने यहाँ कॉलेज लाया गया, और पहली स्ट्रीम यहाँ पे ठाकुर यशपाल सिंह साहब ने यहाँ बच्चों को यहाँ बैठाया। तो मैं यही बात आपको चर्चा बताना चाहता था कि अभी
मुद्दे बहुत है उनके बारे में, अगर आप डिस्कस करने लगे हमें 3 दिन लगेगा, पर शॉर्टकट में मैंने, आपने सवाल पूछा मेरे वालिद साहब के बारे में, मैं आपको बोलता हूं मैं भी यहाँ का विधायक बन जाऊं तो मुझे कम से कम 30 साल लगेंगे उनके कामों के बराबर पहुंचने में, जो उन्होंने 12 सालों में कर दिया। क्योंकि उस टाइम उनकी विजन थी वन टाइम प्रोग्राम कि मुझे कालाकोट के लोगों के लिए काम करना है और कालाकोट की गरीब जनता के लिए कुछ ना कुछ करना है। आज तो लोग बड़े बड़े दावे ठोकते हैं। मैं आज आपको ऑन रिकॉर्ड बोल सकता हूं, कालाकोट में अगर 4 से 5 हजार लोग मुलाजिम लगे हैं, वो ठाकुर यशपाल सिंह साहब की देन है। आज कालाकोट के लोगों के पास जो गाड़ियां चल रही है, व्हीकल्स चल रही है, मुझे आज भी याद है मेरे वालिद साहब जब मैं छोटा होता मुझे बोलते थे 2002 में जब वो चुनाव लड़ने गए तब कालाकोट में 10 गाड़ियां होती थी। जब 2008 में वो चुनाव लड़ने गए कालाकोट में 400 गाड़ियां हो गई। अब आप बोलेंगे गाड़ियां बढ़ने से क्या होता है? यहाँ के लोगों को डेवलप किया वालिद साहब ने। ये नहीं कि 400 गाड़ी अपने पास नहीं की, लोगों को इतना स्ट्रांग किया, किसी को मुलाजिम लगाया, किसी को कहीं फेवर दिया, यहाँ के लोगों को स्ट्रांग किया, कालाकोट के लोगों को। ये एक विधायक का काम होता है, एक एमएलए के काम होता है, ना कि अपने घरों को बढ़ा जाए, अपने पैसा बनाया जाए, अपने घरों को स्ट्रांग किया जाए और अपने 4-5 लोगों को खाली स्ट्रांग किया जाए। उन्होंने कालाकोट की हार बांधा। आज मुझे आके कोई पूछे, आज मेरे से पूछे कि जिन लोगों को मुलाजिम नौकरी दी वो किसने दी? ठाकुर यशपाल सिंह साहब ने दी। मैं गिन के बता सकता हूँ, पर यहाँ गिनूंगा तो फिर पूरी लिस्ट निकालते निकालते पूरा दिन निकल जाएगा। तो ये मेरे वालिद साहब के बारे में मैंने आपको शॉर्टकट में इन 5 मिनट्स मैंने आपको सारा बता दे कि भी हम बड़ी चर्चा करेंगे तो मैं आपको फिर किसी टाइम पूरी डिटेल विद रिकॉर्ड, मैं रिकॉर्ड में बात करने वाला बनता हूं। मैं बाकी लीडरों की तरह ये फर वाला लीडर नहीं हूं कि बात करके चले जाओ, काम कोई सरकार लाए, नाम कोई और क्रेडिट ले, फिता कोई और काटे, वो लीडरी मुझसे ना होती ना मैं करता हूं। तो मेरे वालिद साहब के बारे में मैं आपको इतना ही बता सकता था। इसके साथ हम बात करें जैसे आपकी माता जी समय डीडीसी हैं कालाकोट, उनके जो उन्होंने अपने टर्नओवर में जो काम किया वो आज मैं चाहता हूं कि आप पब्लिक के सामने बताएं। देखिए, मेरी मदर जब इलेक्शन लड़ी थी वो बड़े मुश्किल वक्त में इलेक्शन लड़ी। मेरी मदर को एक लीडर नहीं थी, मेरी मदर लीडर बनाने वालों में से थी। अगर मेरे वालिद साहब 2 बार एमएलए बने वो मेरी मदर की वजह से बने, जब मेरी दादी की वजह से बने। क्योंकि घर चलाना बड़ा जरूरत होता है, क्योंकि सियासतदान सुबह निकलता है और शाम को आता है, तो शाम को जो साथी आते हैं उनको फुलके भी खिलाने पड़ते हैं। शायद साहिल जी आपको पता होगा कि आप लोगों का भी मीडिया का काम भी बड़ा टफ होता है, आपके यहाँ दूर दूर तक जाते हैं। तो एक लेडीज का और एक मदर का और एक वाइफ का बहुत बड़ा रोल होता है सियासत में। तो मेरी मदर वो रोल प्ले किया, और जो मेरी दादी थी उनका बहुत बड़ा रोल था इस सियासत में। और मेरे फादर को एमएलए बनाने में 2002 का जो पहला चुनाव था उसमें फादर को एमएलए बनाने में सबसे बड़ा रोल जो मैं क्रेडिट देता हूं वो अपनी ग्रैंड मदर को देता हूं और अपने ग्रैंडफादर को देता हूं कि उनका बहुत बड़ा योगदान था उनको एमएलए बनाने में, क्योंकि घर को संभाला हुआ था और घर को पूरा उन्होंने सिस्टम संभाला हुआ था। तो वो चीज की हमें आज भी कमी महसूस होती है, अपने दादा दादी की कमी महसूस होती है, अपने चाचा जो हमारे चाचा सरपंच थे ठाकुर रंजीत सिंह जी, उनकी कमी महसूस होती है, और मेरे वालिद ठाकुर यशपाल सिंह साहब की कमी होती है। एक टीम वर्क था, सब मिलजुल के काम करते थे और लोगों की सेवा हमने कालाकोट में बहुत की। और मेरी मदर ने, आज भी मैं आपको बताना चाहूंगा साहिल जी, जितने प्रोजेक्ट आज की डेट में चल रहे हैं, क्योंकि मेरी मदर डीडीसी थी तो काम में सारा देखता था उनका। आज भी जितने प्रोजेक्ट जितने आ रहे हैं, जो पहले आए हैं, सब मेरी मदर के टाइम पे आए। मैंने इतने प्रोजेक्ट बनवा दिए हैं कि अब जो यहाँ के विधायक बने हैं उनको 4 साल तो मौका ही नहीं मिलेगा नए प्रोजेक्ट बनाने का, क्योंकि मैंने इतनी फंडिंग रख चुका हूँ जब वो डीडीसी थी कि इतने काम मैंने उस टाइम ले ली है। और उसके बाद मेरी गवर्नमेंट आई तब भी हमने अपने काम रखे। अब देखिए अब मेरी मदर भी अभी डीडीसी है, अभी उनका 2 महीने का टेन्योर है जनवरी तक। तो फीता काटने से, इनॉग्रेशन करने से कोई लीडर नहीं बनता है, काम रखने से। मेरे साथियों को पता है, मेरे लोगों को पता है कि सियोट कालाकोट की रोड किसने लाई, कटेरे वाला ब्रिज जो आज बन रहा है वो किसने लाया, मेरी मदर डीडीसी है वहां से, उस एरिया से भी। डेवलपमेंट की जो रोडें हैं वो किसने लाई, जब पानी के जो हैंडपंप है यहाँ पे जगह जगह जो लगवाए वो किसने लगवाए। और ढांगरी जो एरिया है हमारा, जिसको अब आज डिलिमिटेशन में बाहर निकाला, वहां पे हैंडपंप और डेवलपमेंट के काम किसने किए है? ठाकुर रमेश्वर सिंह साहब ने किए वहां पे। जब ऊपर मोगला वाले ब्लॉक में जो हमने पानी की चीजें लाई, हैंडपंप लाए, काम लाए, छोटी मोटी लोगों की हेल्प की, वो किसने की? हमारी शमीमा है वहां डीडीसी, और मेरी बहन ने उस टाइम की। तो मतलब ये चीजें बताने वाली नहीं है, ये हमारा फर्ज था लोगों के लिए। अब मैं आपको गिनाना लग जाऊं कि मैंने ये किया, किसने क्या नहीं किया, तो मैं रिपोर्ट कार्ड
आज आपको दूंगा नहीं, और मैं देना भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं अपने काम बताऊंगा तो फिर ये ऑपोजिशन जो होती है वो ज्यादा अलर्ट हो जाती है। मेरे साथियों को, मेरे वर्करों को पता है कि जितनी मेरे पास गुंजाइश थी, मैंने सब अपने साथियों को और अपने वर्करों को बांटा और गरीब जनता को दिया काम। मैंने ना किसी मजहब को देखा, ना मैंने किसी दोस्ती भाईचारे को देखा, मैंने लोगों की डेवलपमेंट करने की कोशिश की डीडीसी टेनोवर में जब मेरी मदद थी। उसके बाद मैं चुनाव लड़ा, और मैं चुनाव हारा क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है यहाँ के कालाकोट की जनता को और सुंदरबनी की जनता को। मैं चुनाव कालाकोट से क्यों हारा? मुझे भारतीय जनता पार्टी के किसी एमएलए ने चुनाव नहीं हराया, मुझे भारतीय जनता पार्टी की सेंटर की हुकूमत ने चुनाव हराया। मैं आपको आज भी दावे से बोलता हूं, अगर ये पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव करा दे, मैं 15 से 20 हजार की लीड से इनको हरा के चले जाऊंगा, चाहे 10 करोड़ रुपए भी खर्चते। इन्होंने साजिश की, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को बाहर निकाला, मेरे वोटरों को बाहर निकाला, और कुछ नया एरिया लगा के इन्होंने मेरे से चुनाव किया। ठीक है, फेयर इनफ। आप कहते हैं ना कि देखो, हम उसको नहीं कहते, इनकी सेंटर में हुकूमत थी, इनकी धांधली थी, इनकी चलती थी, इन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई हमें हराने के लिए, और मैं चुनाव हार गया। मैं चुनाव हारने के बाद भी बैठा नहीं हूं अभी तक। कुछ लोग बोलते हैं, उन लोगों को बोलने दो। मैं चुनाव हारने के बाद भी अपनी गाड़ी में तेल डाल के लोगों के बीच में जाता हूं गमी खुशी में। मुझे सरकारी गाड़ी नहीं मिली है, जब मेरे पर कोई सरकारी गाड़ी नहीं है हुकूमत की, हुकूमत मेरी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, पर मुझे अभी तक कोई सरकारी गाड़ी नहीं है। मैं अपनी गाड़ी में तेल डाल के लोगों की गमी खुशी में कालाकोट में पिछले 1.25 साल से घूम रहा हूं। और जो छोटे छोटे बच्चे जो चुनाव में घूमते थे यहाँ पे कालाकोट में, एमएलए साहब के बेटे, जो लोगों को बोलते थे, यहाँ के लोगों को, कि आपको रात को पुलिस तंग करेगी तो मैं पहुंचूंगा सबसे पहले, दावा करते थे। शायद वो किसी और ही खुशी में घूम रहे थे। 1.25 साल से उनको कालाकोट की जनता ने देखा नहीं। 1.25 साल से वो ना किसी की गमी में आया, ना खुशी में आया आज तक। तो मैं उन पे सवाल नहीं बैठ रहा, वो उनका काम था। लुटेरा आया लूटने, लूट के चला गया, उसको क्या पता था कि कालाकोट की क्या काम करना था। जिसको अपनी कुर्सी लेनी थी वो कुर्सी लेके चले गए। उनको नहीं पड़ रहा है कि यहाँ के लोगों को कितनी मुश्किलात है, यहाँ के लोगों को कितनी गरीबी है, यहाँ के लोगों को कौन से डेवलपमेंट के काम करने हैं, वो मुझे पता है। मैं बोलता ज्यादा हूं, कुछ लोग बोलते हैं मेरे बारे में कि बोलता बहुत है, कहीं कहीं बोलना भी अच्छी बात होती है। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं कि असेंबली में बोलना नहीं आता। मैं असेंबली में भी अगर मुझे मौका मिलेगा, और मेरा ऊपर वाला कभी ना कभी असेंबली में जाने का मौका देगा, बहुत बड़ी जिंदगी है, अगर जिंदगी रही से ठीक तो रूस रह, मैं उनसे ज्यादा अच्छा बोल सकता हूं असेंबली में। पढ़ा लिखा हूं, लॉ ग्रेजुएट हूं, और उस बाप का बेटा हूं जिसने गरीबी में लोगों की सियासत की है। मेरे पास कोई 100-200 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ पे। जब मैं इलेक्शन लड़ने गया था, मैं आपको साहिल जी बताना चाहता हूं, मेरे पास सिंगल प्रॉपर्टी नहीं थी यहाँ पे दिखाने के लिए, जॉइंट प्रॉपर्टी को छोड़ के जो दादा विरासत होती है। तो सोचो मेरे वालिद ने 12 साल क्या किया होगा। अकलौता बेटा मैं था ना, 2 बेटे होते तो आप बोल सकते हो कि दूसरे भाई के नाम कर दिए, बेटा ही एक ही था तो किसके नाम करेंगे। बेचारे उन्होंने, वालिद साहब ने कुछ नहीं कमाया। एक गांधीनगर का घर है जम्मू में, वो भी मेरी मदर के नाम पे। ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि लोगों को पता होना चाहिए, अगर लोगों की खिदमत करनी होती है तो अपने जेब और अपने घर नहीं बनने होते। मुझे किस लोगों ने बोला कि आप इलेक्शन हारने के बाद छोटी गाड़ी में आ गए, मैंने कहा, और सच में मैं छोटी गाड़ी में आजकल घूमता हूं। मेरी जेब इजाजत नहीं देती थी इलेक्शन हारने के बाद कि मैं अभी बड़ी गाड़ी खरीदूं। मेरे इलेक्शन में मेरी गाड़ी पूरी खराब हो गई, जिस गाड़ी में मैं चलता था वो गाड़ी इलेक्शन में पूरी नुकसान हो गई। मैंने छोटी गाड़ी में घूमना शुरू किया, तो क्या छोटी गाड़ी में घूमने से क्या मैं छोटा हो जाऊंगा? 21,000 वोट लिया मैंने मुश्किल वक्त में, और 1 रुपया पैसा नहीं बांटा किसी को। अब जिन्होंने 8-8 करोड़ रुपए बांटे, 9-9 करोड़ रुपए बांटे हैं, उनको अब वो अभी भी कैलकुलेशन करते होंगे किस किस को कितना दिया, और पता नहीं किसने वोट दिया किसने नहीं दिया, वो आज तक कैलकुलेशन करते हैं। हमें तो जर्ब लगाने की जरूरत ही नहीं है। जिस तरह से कालाकोट सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो आज के टाइम काम आ रहे हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं जो आज के टाइम में काम हो रहे हैं? जनाब, कालाकोट में मैं बोलना नहीं चाहता था, पर आपने एक बहुत सवाल पूछ लिया। यहाँ से जो विधायक चुने गए वो खुद ही मीडिया में बोलते हैं कि मेरे को कुछ नहीं, मेरे से कुछ नहीं हो रहा।
तो वो 1.25 साल में ही अपनी हार मान गए हैं। तो मैं बोलूंगा अगर आप 1.25 साल में कुछ नहीं कर पाते तो फिर आप लोगों के 5 साल मत वेस्ट करें ना, तो आप रिजाइन कर दीजिए अपनी एमएलए शिप से अगर आप लोगों के काम नहीं कर सकते। और मैं आपको बात बताऊंगा क्यों काम नहीं कर पा रहे, एरोगेंसी की वजह से। मेरे से दोस्ती रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे चाचा हो, मैं आपका भतीजा हूं, ठीक है। मैं आपका वही करता हूं, ऐसे रिश्तेदारी में उतनी इज्जत करता हूं जितनी मैं पहले करता था। पर सियासत में आपको अपनी पार्टी देखनी पड़ती है और दूसरे की पार्टी को भी बताना पड़ता है कि आप गलत क्या कर रहे हो। मैं आपको यह बताना चाहूंगा साहिल जी कि वो खुद ही यहां के लोगों की काम नहीं कर पाए 1.25 साल में, और अब वो कहते हैं कि कुछ मीडिया वाले, यहां के जो पेड मीडिया वाले हैं, जो पैसे लेके यहां पे मीडिया का काम करते हैं और जिनके खिलाफ रेप के केस है बचपन पे और आज भी थाने में उनके केस खुले हुए हैं, वो आके मुझे सिखाएंगे कि कहां बैठ के मीडिया बाइट देनी चाहिए या कहां देनी चाहिए। मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टेट का स्पोक्स पर्सन हूं। मुझे कश्मीर जाके भी मीडिया बाइट करनी पड़ती है, मुझे जम्मू जाके भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठना पड़ता है, मुझे रजौरी जाके भी बनना जाता है। ये मुझ में काबिलियत है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने मुझे जम्मू कश्मीर के 6 स्पोक्स पर्सन में से एक स्पोक्स पर्सन में चुना गया। तो जिन लोगों के पास जिनके रेप केस चल रहे हैं, और एलजी साहब ने कुछ दिन पहले शायद आपने बयान सुना होगा, उन्होंने बोला था कि ऐसे लोग जिनके पोर्टल्स की एफिलिएशन नहीं है वो कैसे मीडिया बाइट ले सकते हैं। जहां एलजी साहब गलत बोलते हैं, जो डीसी रजौरी सपोर्ट करता है इन लोगों को जो गलत पत्रकार है और आके मीडिया बाइट लेते हैं, और अफसर भी उनको मीडिया बाइट देते हैं। और जो चैनल है मैं उस पर भी हेजिटेशन डालना चाहूंगा उसके मालिक पे कि आप ऐसे ऐसे लोगों से मीडिया बाइट दिलवाते हैं, पत्रकार का काम कराते हैं, जो एलजी साहब ने मना किया है। एलजी साहब गलत है या डीसी रजौरी की क्या इन्वॉल्वमेंट है, ये आप और ये वो जाने। मेरा बोलना लोगों को बताना एक फर्ज था। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां के कामों के लिए वो टोटल फ्लॉप हो गए हैं। मैंने नवाड में 5-5 काम लाए साल में। अब मुझे आप बताओ, अगर आप जो यहां का मिनिस्टर है, डिप्टी सीएम है, आप उसके खिलाफ नारे लगा दोगे जब वो डेवलपमेंट का काम कालाकोट में करेगा, तो कैसे डेवलपमेंट का काम आपके लिए करेगा। आजकल बेटे को भी आप गाली निकाल दो ना, वो बाप की नहीं सुनता। दूसरी बात तो ये डिप्टी सीएम को आप आके, हमने सबसे पहले आते ही जहां पे सबसे बड़ा हम मानते हैं, और मैं खाली नहीं मानता, यहां कालाकोट के जो यहां पूरे जम्मू एरिया के लोग सड्डा मंडी को सबसे ज्यादा मानते हैं। हमने जीतने के बाद फैसला किया, मैंने और मेरे चाचा डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी ने, कि हम सड्डा का ब्रिज बनाएंगे जाते ही। और मैं और डिप्टी सीएम के इन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। वहां पे नारेबाजी किसके लिए शुरू की कि नेम प्लेट में मेरा नाम नहीं है। ठाकुर यशपाल सिंह ने हजारों काम किए, कभी नेम प्लेटों में नाम की कोशिश नहीं की कि मेरा नेम प्लेट में नाम है। वो कहते थे कांग्रेस वालों से भी ले लो, दूसरी पार्टी वाले पीडीपी वाले भी अगर मिनिस्टर है तो उससे भी 4 काम लेके आते थे। वो सियासत करते थे। वो नेम प्लेटों के पीछे नहीं पड़े, ना नेम प्लेटों के वो फित्ते काटने के पीछे नहीं आज तक पड़े। ना मेरी मदर 5 साल डीडीसी रही है, वो भी कहीं आपने नहीं देखी होगी फित्ते काटते हुए। काम रखते ना, उनको फोन करके बोलते थे कि हैंडपंप लगा रहे तो आओ फित्ता काटने, पानी की स्कीम आओ फित्ता काटने। मैं अपनी मदर को एक चीज बोली जब वो डीडी से बने, मैंने कहा कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो तो कभी कभी जाना जरूरी होता है कि अफसर वगैरह आ जाते हैं तो जाओ, छोटे प्रोजेक्टों में हमें लोगों को नहीं बताना है कि कालाकोट के लोगों को कि हमने क्या किया, लोगों को पता है कि किसने क्या किया। तो मैं ये सब लीडरों को बोलना चाहूंगा कि फित्ते काटने वाली सियासत बंद करो, कालाकोट के लिए काम लाओ। और दूसरी बात, कुछ मीडिया वाले कहते हैं कि यहां के जो इलेक्शन कंटेस्टिंग कैंडिडेट है वो काम क्यों नहीं आते। जनाब मुझे लोगों ने यहां से हराया है, यहां से एमएलए किसी और को बनाया है। पहले तो क्रेडिबिलिटी एमएलए की होती है। अब मैंने जो काम लाने हैं अपने लोगों के लिए या अपने वर्करों के लिए, वो मुझे क्रेडिबिलिटी नहीं है किसी अनबाइस मीडिया वालों को या जिस मीडिया वाले पेड मीडिया वालों को जवाब देने के लिए, पहली बात। और दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि कुछ काम मैंने, ये देखिए ये लिस्ट आपके सामने मैंने काम लाए, ये कैमरामैन को मैं बोलूंगा देखिए, ये डीसी रजौरी जी की, अभिषेक जी की को लेटर लिखी गई है हमारे माननीय एमएलए ठाकुर रणधीर सिंह साहब ने। और ये काम ठाकुर यशुवर्धन सिंह के काम नहीं है, ये कालाकोट की जनता के काम है, जो मैंने कैबिनेट मंत्री जावेद राणा साहब से अपने लोगों के लिए लाए थे। और कम से कम ये 1.5 से 2 करोड़ रुपए के काम थे, जो गरीब आवाम और एसटी के लोगों के काम थे।
ज्यादा। मेरे गुजर बकरवाल भाइयों के काम थे और कुछ काम इनमें डायरेक्ट मिनिस्टर साहब ने खुद रखे थे। जो गरीब मजलूम कोई चले जाता है मिनिस्टर के पास, तो मिनिस्टर किस लिए होता है कि गरीब चले जाता है कि मेरी बाइंडिंग टूट गई है, मुझे 2 लाख रुपए दे दो, तो जावेद राणा साहब ने 2 लाख रुपए दे दिया। इन्होंने क्या साजिश की, ये देखिए मैं दिखाना नहीं चाहता था क्योंकि मैं चीजों को बंद रखना चाहता हूं। इन्होंने क्या साजिश की, लेटर लिख दी कि ठाकुर यशोवर्धन सिंह फेमस ना हो जाए, हारा हुआ कैंडिडेट, गरीब लोगों की सेवा कर रहा है अभी भी हार के। इन्होंने डीसी रजौरी को लेटर लिख दी। और मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा डीसी रजौरी से, क्या आपको लेडीज से प्रॉब्लम है? ये काम मेरी मदर डीडीसी कालाकोट और डीडीसी मोगरा ने रखे हैं, वो अभी तक डीडीसी मेंबर है। आपने किस बेस पे ये काम काटे, पहले मुझे बताएं। आपकी और एमएलए की क्या पार्टनरशिप चल रही है? आपकी और एमएलए साहब का क्या लेना देना है यहां के कालाकोट के लोगों के? अगर डीसी रजौरी साहब को मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, साहिल जी आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा, ये जो काम चलेगा ये तो मैं कोशिश करके सीएम साहब से बात करके कहीं से कहीं कोशिश करूंगा कि अपने लोगों को अकोमोडेट वापस करने की। पर मैं आपके माध्यम से डीसी रजौरी साहब को बोलना चाहूंगा, अगर आपको चुनाव लड़ने का शौक है ज्यादा, अगर आपको फर्स्ट पोस्टिंग है आपके एज ए डीसी रजौरी और आप किस बैकग्राउंड से आते हैं हमें पता है, वो चीज आप नौकरी के बाद वो यूज करें ना, नौकरी में आप यहां से यूज मत करें। आपने ये लेटर क्यों आगे फॉरवर्ड की है? अभिषेक जी को लेटर लिखी, कहां किसने? एमएलए साहब ने। अभिषेक जी ने आगे डिपार्टमेंट को लेटर लिखी है, वो भी अगर आपको कॉपी चाहिए वो भी मैं आपको सारी दे दूंगा। मैं खाली ये पूछ रहा था डीसी रजौरी साहब की क्या इन्वॉल्वमेंट है। और पहला सवाल मैं अभी पूछना चाहूंगा आपके चैनल से, उनको लेडीज से क्या प्रॉब्लम है? मेरी माताएं बहनें मुझे जितनी देख रही है, इसमें काफी लेडीज के काम मेरी मदर ने रखे थे। मैं खाली पूछना चाहूंगा कि डीसी रजौरी को लेडीज डीडीसी मेंबर से क्या प्रॉब्लम है? हर बार वो लेडीज डीडीसी मेंबर को पॉइंट व्यू करते हैं, कालाकोट आते हैं, मेरी मदर को कभी नहीं बुलाते हो। मुझे बताएं उनको प्रॉब्लम क्या है इस चीज से, अगर वो काम रहे। हाँ, 2 महीने के बाद जब मेरी मदर डीडीसी मेंबर नहीं रहेगी, उसके बाद हम भी मिनिस्टर से काम रखना चाहे तो वो रोक नहीं सकते। क्या पर्सनल इनको इंटरवेंस है? दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि विधायक, यहाँ के विधायक या यहाँ के जो बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो मैंने आपको कामों की बात बताई ना, फिर आप बोलते काम। मैं आपके माध्यम से, आपके यहां से प्लेटफॉर्म से बोलता हूं यहाँ के एमएलए साहब को कि आप अपने लेवल पे काम लाइए। ठाकुर यशोवर्धन सिंह अपने लेवल पे काम लाएगा, जब एमएलए की इलेक्शन होगी तब का तब देख लेंगे। आप मेरे कामों को मत काटे, मैं आपके कामों को तंग नहीं करूंगा। मेन मुद्दा क्या कालाकोट की डेवलपमेंट का हो ना, जो एनसीबीजीबी देखनी है। हैंडपंप जहां लगेगा वहां एनसी के लोग भी पानी पिएंगे और बीजेपी के लोग भी पानी पिएंगे। वो सियासत नहीं होगी यहाँ पे कालाकोट में कि पानी पिएंगे तो खाली बीजेपी वाले पिएंगे, एनसी वाले पिएंगे। जब इलेक्शन खत्म होगी सब लोग मेरे हैं। कालाकोट की जितनी आवाम है वो मेरी है, इनके कार्यकर्ता भी मेरे हैं। क्या पता आज वो मेरे से खुश होकर अगली बार मेरे साथ ही हो। क्यों, यहाँ पे 1.25 साल से तो फ्लॉप हो गई है बीजेपी, तो अगली बार क्या पता, उनको पता है कि अगली बार गवर्नमेंट किसकी बने। गवर्नमेंट में बड़ा फायदा होता है। तो मुझे मेरी गवर्नमेंट है, मिनिस्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस के है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस के है, तो आप काम करने दीजिए। दूसरी बात, पानी की आप बात करते हैं, मैं आपको पानी की गाड़ी यहां से मिनिस्टर साहब से लाके दूंगा कालाकोट डिवीजन के लिए, एक नई गाड़ी, ये मैं आपको ऐलान करता हूं। आप प्लीज उस पर लेटर मत लिखना, काम पानी से मतलब है ना गरीब लोगों को, मैं लाके दूंगा। मैं आपको वादा करता हूं कि 5 से 6 महीने के अंदर जब अगली नई गाड़ियां आएगी, इस पर गाड़ी नहीं मेरी निशाना चलेगी ना, वो इनकी कथनी की वजह से नहीं मिली। क्योंकि ये अगर आप मिनिस्टर को कुछ उल्टा फुल्टा बोलोगे तो वो गाड़ी देगा हमारे एरिया में। आप चुप करके बैठे, मैं 6 महीने में गाड़ी ले आता हूं, गाड़ी का फित्ता आपसे कटवाएगा, एमएलए साहब से कटवाएगा, बात खत्म। आप भी खुश, हम भी खुश, लोगों को खुश करना ना, जनता का काम करना। तो अब मुझ पे मत ये करे कि मैं ज्यादा बोलता हूं, मुझे बोलना आता है, मैं असेंबली में भी बोल सकता हूं, मैं असेंबली के बाहर भी बोलता हूं उतना। और दूसरी बात, अब आ जाए सियासत से हट के बात, डेवलपमेंट की बात खत्म हो गई। एमएलए का क्या रोल होता है? लोगों की खिदमत करना या अपने घर बढ़ना? सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप रिपोर्टर, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अपने घर नहीं बढ़ना ना, 5 साल के टर्नओवर में लोगों का काम करना, कालाकोट की जनता का काम करना। यहां हमारे 2 क्रशर है, दोनों क्रशर बंद करवाए हैं एमएलए साहब ने, दोनों क्रशर बंद कराए हैं। क्यों? अपना क्रशर नीचे है, उसका क्रशर का माल कालाकोट में बेचा जा रहा है, उसका क्रशर का माल कालाकोट के छोटे ठेकेदारों को नुकसान पहुंचा है। जो गाड़ी बजरी की 10,000 रुपए की यहां से कालाकोट में मिलेगी, फॉर एग्जाम्पल,
वो गाड़ी 18,000 के नीचे से आ रही है, 20,000 के नीचे से आ रही है, क्योंकि अपनी सेल करवानी है। उसमें नुकसान किसको? ठाकुर यशुवर्धन सिंह तो ठेकेदारी करता नहीं। यहां के छोटे ठेकेदार भाई मेरे, आज जाग जाए मेरे छोटे ठेकेदार भाई, उनको नुकसान है। जो बेचारे इतना लो में टेंडर लेते हैं, उनको अब बजरी यहां नहीं मिल रही, उनको बजरी वहां से मंगवानी पड़ रही है, वहां से तो नुकसान है ना। और किसको? जो मकान बना रहे हैं, उनको 10,000 रुपए बजरी का नुकसान हो रहा है। किस लिए? अपनी सेल बढ़ाने के लिए, अपने क्रशर का काम बढ़ाने के लिए। और यहां से पर्ची भी नहीं ली जा रही। अब क्या इन्वॉल्वमेंट है? तब डीसी साहब कुछ नहीं बोलते, तब डीसी साहब। और दूसरी बात, सबसे बड़ा पॉइंट, जो क्रशर के पास वाला माइनिंग एरिया है वो एमएलए साहब के नाम पे है। एक एमएलए के नाम पे माइनिंग एरिया, मतलब माइनिंग माफिया, माइनिंग माफिया। तो जनाब, तभी मैं आपको आपके माध्यम से बातें बहुत है करने वाली। देवा कत्थल चले जाइए, कौन सा लीडर पार्टनर था आपके पास? देवा कत्थल की रोड में गाय नहीं चल सकती, भैंस नहीं मेरी चल सकती, तो गाड़ियां कहां चलेगी? मिथानी की रोड ले लीजिए, आप सेल्सियस से सोलकी रोड ले लीजिए, अपनी घर वाली रोड की क्या हाल है। और हमने तो सट्टा मंडी का ब्रिज, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने 9 महीने के अंदर लेंटर डल गया है, उसका काम कंप्लीट हो गया है। आपने तो एक ब्रिज लिया हुआ है जिसको पिछले 6 साल से आपने काम नहीं स्टार्ट किया। अपने में कोई नहीं। सियोड़ कालाकोट रोड इतनी बेहतरीन रोड बना रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं यहाँ के जो लोग काम कर रहे हैं इस रोड पे, और यहाँ के डिपार्टमेंट को कि अच्छी रोड बन रही है। सियोड़ का वाइंडिंग कितने अच्छे, आप रोज पहुंच जाते हैं 2-3 अफसरों को वहां लेके कि ये रोड को तोड़ो, ये काटो, ये काटो। ऐसा नहीं होता है कि आप लोगों को तंग करेंगे और लोग आपसे डरेंगे। वो हिटलर का रूल खत्म हो चुका है। वो हिटलर का रूल उस वक्त में चलता था साहिल साहब, अब लोग डरते नहीं है किसी से। तो मैं ये बात बोलना चाहूंगा, जिसके घर खुद शीशे के हो उसे लोगों के घरों में पत्थर नहीं चलाने चाहिए। जिनके घर खुद शीशे के होते हैं ना, जिन लीडरों के, तो उनको पत्थर नहीं चलाने चाहिए। और ठाकुर यशुवर्धन सिंह पहले भी ऐसा था, अभी भी ऐसा है। वाली साहब 12 साल एमएलए रहे, तब भी वैसा था। आज वो एमएलए नहीं है और मैं एमएलए हारा, आज भी वैसा है। मैं डरता क्यों नहीं हूं बोलने से? मैं किसी अफसर से क्यों नहीं डरता हूं? क्यों? मैं रिश्वत कभी किसी से नहीं खाई, कभी चाय का कप किसी से नहीं पिया, मेरे वाली साहब ने नहीं पिया, मेरी मदर अनीता ठाकुर ने नहीं पिया। इनको डर होगा, रोड़े ये बनाते हैं, डर इनको होगा। कमीशन, इनके क्रशर इलीगल चल रहे हैं, डर इनको होगा। इलीगल माइनिंग का काम ये कर रहे हैं कालाकोट एरिया में, और करते भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। देखो साहिल जी, काम अगर ये बाहर करते हो डिस्ट्रिक्ट से या कॉन्स्टिट्यूंसी बाहर, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को लूट रहे हैं एमएलए बनने के बाद, और सवाल निशान करते हैं हम लोगों पे। मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूं, मुझे जगह जगह इंटरव्यू देने जाना पड़ता है और मुझे दावत दी जाती है सोशल मीडिया से। पर मैं एक चीज एलजी साहब से और डीसी साहब से पूछना चाहूंगा, अगर आपने बोला है कि कुछ मीडिया कर्मचारी, उन्होंने रूल किया, मेरा रूल नहीं आप बोलोगे, उन्होंने बोला कि ये नहीं मीडिया बाइट्स का काम कर सकते, तो इनके खिलाफ तो कोर्ट थाने में इनके खिलाफ तो वो रेप का केस चल रहा है, तो कैसे करते हैं ये? और ये चैनल को मैं पूछना चाहूंगा, ये चैनल के मालिक से पूछना चाहूंगा कि आप कैसे अलाउ कर रहे हैं इस चीज को? तो ये बातें करने वाली नहीं थी। जब बार बार ये पर्सनल अटैक अल्ट्रासाउंड की मशीन कालाकोट में लगी, स्टार्ट हुई, वो अनीता ठाकुर जी की मेहरबानी हुई, क्रेडिट किसी और को डालते हैं। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। मेरी मदर ने सबूत भी है हमारे पास, लेटर लिखी थी सकीना यादव जी को, और मैं श्रीनगर में मैंने उस टाइम बोला उनको कि यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की बड़ी परेशानी है, तो कि अब मैं जाके फोटो खिंचाता रहूं रोज जाके कि मैंने अल्ट्रासाउंड स्टार्ट किया, मैंने ये किया। रोज ये फेसबुक, एक तो ये फेसबुक बहुत बड़ी बीमारी आ गई है, रोज फेसबुक में डाल देते हैं और उधर अपनी फोटो डाल के और दूसरे की फोटो डाल के डालते हैं हमने ये किया। ये कुछ काम तो डीडीसी कालाकोट अनीता ठाकुर जी के काम को भी अपने उस खाते में डाल देते हैं, बीडीसी के काम भी अपने खाते में डाल देते हैं। और जनाब आप डाले, पर अभी तो डीडीसी है मदर मेरी, और गवर्नमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस जितने काम कालाकोट में आएंगे वो हुकूमत से आएंगे, तो हुकूमत को अप्रिसिएशन दीजिए। डंगे वाले को बोलते हैं कि हम 3 करोड़ रुपए की रोड आपको दे रहे हैं और टेंडर लगता है 3 लाख रुपए का। तो ये इनकी कन्नी और कतरी में फर्क है। अब इनको पता चल गया कि म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन आने वाली है, पंचायत इलेक्शन शायद आने वाली है, तो झूठी बातें करके हमें यहां से लोग जिता देंगे, वो नहीं जिताएंगे। जो काम
यहाँ के म्यूनसिपलिटी के जो चेयरमैन है विजय सूरी साहब ने की है, वो ये इनको मुश्किल है वहां तक पहुंचना भी। उन्होंने बहुत काम किया, और काम कैसे किए? क्योंकि ठाकुर यशपाल सिंह साहब का हाथ पीछे था, पीछे से ठाकुर यशपाल सिंह साहब मदद करते थे, तो पैसा लाते थे, तो पैसा देते थे, और बहुत सिस्टम होता था। 2018 में तब एमएलए भी नहीं थे मेरे वाले, टेक्निकली दिमाग था। 12 साल एमएलए जो रहा उनको सब पता होता है कि काम कैसे लोगों के करने होते हैं, गरीब लोगों को कैसे काम करने लगते हैं। और मैं आपके माध्यम से बार बार बोलूंगा, परसों चौथ डिप्टी सीएम साहब ने भी बोला कि ये डीसी रजौरी का काम है चीजों को देखना। और डीसी रजौरी साहब को मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, सर अगर तो आप ये वाली सियासत करेंगे तो हम क्या ऐसा टाइम आ जाएगा कि कालाकोट की जनता जो मेरी सपोर्टर है, मैं आप सबकी बात नहीं करूंगा, हमें रोड में आपके खिलाफ आके प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। एक बार हमें आपको बोलना था लेडीज के खिलाफ सियासत मत करें, मेरी मदर ने काम दिए, और आपने इसके खिलाफ आपने एक लेटर लिख दिया आगे। किस बात की लेटर लिखी? डीडीसी क्या काम नहीं दे सकते? जिसकी हुकूमत हो, डीडीसी मेंबर नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों, क्या वो अपने लोगों को काम न दे? तो आपने लेटर लिख दी। क्या मतलब आपकी पाई वाली है किसी में, क्रशर में पाई वाली है, या आपकी कोई माइनिंग में पाई वाली है? और अगर आपको इलेक्शन लड़ने का शौक है तो मैं दावे से बोलता हूं कि आप कालाकोट से अगर चुनाव लड़े मेरे खिलाफ, आपकी जमानत जब्त करके भेजूंगा मैं यहां से। तो मैं किसी डीसी से नहीं डरता, मैं किसी अफसर, मैं कुर्सी की रिस्पेक्ट करता हूं, मैं हर इंसान की रिस्पेक्ट करता हूं, मैं एमएलए की कुर्सी की रिस्पेक्ट करता हूं, मैं ठाकुर इंदिर सिंह साहब की रिस्पेक्ट करता हूं। एमएलए है, उनको इलेक्टेड यहां से लोगों ने चुना है, आपका फर्ज बनता है आपका काम करना। मैं तो कहता हूं कि आप और मैं मिलके, चाचा भतीजा मिलके काम करते हैं कालाकोट का, जब इलेक्शन आएगी तो मिलके देख लेंगे। आपसे जो होता है वो आप अपने लेवल पे करें, मेरी हुकूमत से जो होता है मिलके करते हैं। तो आप क्रिटिसाइज का काम बंद कर दीजिए ना, मैं तो क्रिटिसाइज आपको करता नहीं, मैं तो सच बोलता हूं ना। तो सच बोलना मुझे लगता है कभी कभी गलत भी हो जाता है, और सच बोलना कभी कभी फायदेमंद भी होता है। जनता को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, कैसा हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। तो ये भी देखना चाहिए कि आपने क्या किया। तो इन चीजों में मैं पर्सनल किसी पे अटैक नहीं करना चाहता था, पर मैं अब ये फेडअप हो गया था इस कुछ मीडिया वाले, जो पेड मीडिया वाले हैं। और मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं, अगर किसी की जान को नुकसान पहुंचा, मैं एक लीडर हूं, मैं आपको टेक्निकल बात बोल रहा हूं, ये लोगों को ब्लैकमेल भी करते हैं ये जो मीडिया वाले, अगर किसी की जान को नुकसान पहुंचा इंक्लूडिंग मी, तो ये रिस्पॉन्सिबल मैं मीडिया में आज क्लियर कर रहा हूं। ये वाइन शॉप में जाके लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, पैसे लेते हैं, ये लोगों को हर जगह ब्लैकमेल करते हैं। और कोई बंदा, मैं आपको सच बताऊं, कोई कुछ परेशान होके कुछ कर भी सकता है, इतना ये ब्लैकमेल करते हैं। मेरे जैसे लीडर को इन्होंने इतना तंग कर दिया, मतलब तंग इन द सेंस कहने का मतलब कि आप एक ही चीज को बार बार दोहराना, एक ही चीज को, झूठ। और मैं आपको बताऊं, इनके घर की भी 4 नौकरी है, जो मीडिया वाले बात करें, इनके घर की भी 4 नौकरी मेरे वाले साहब ने लगाई हुई है। जिसका नंबर खाना उसके खिलाफ नहीं बोलना, तो ऊपर वाला भी माफ नहीं करता। उनके घर की भी 4 नौकरियां मेरे वाली साहब ने लगाई है। मैं गिनाना नहीं चाहूंगा किस किस की लगाई, 4 नौकरियां, और पक्की नौकरियां मेरे वाली साहब ने 4 लगाई है। हमें थोड़े से पैसों के लिए, थोड़े से चीजों के लिए गलत बोलते हैं, और बार बार ये कहते हैं, कभी कहते हैं कि जम्मू बैठ के मीडिया बाइट करता है। मैं कालाकोट नहीं बैठा हूं, शायद उनको दिखता नहीं है शाम को, मैं कालाकोट बैठता हूं। और लीडर का काम होता है कि हर जगह जाना। हमें, आप शायद साहिल जी, आप ज्यादा अच्छे पत्रकार हैं, आपको पता होगा कि उस पार्टी का जो स्पोक्स पर्सन हो उसको हर जगह डिबेटों में भी जाना पड़ता है। शायद इन लोगों को नहीं पता, इनको डिबेट का मतलब ही नहीं पता वो क्या होगा। ये सोचते होंगे कि एक बंदे का इंटरव्यू ले लिया, वो डिबेट होता है, डिबेट में 4 लोग बैठते जाते हैं, उसमें एक एनसी का बंदा होता है, एक बीजेपी का होता है, एक कांग्रेस का होता है, एक पीडीपी में होता है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस में मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे जाना पड़ता है डिबेटों में, क्योंकि मैं स्पोक्स पर्सन हूं। शायद इनको नहीं पता है, तो जाना पड़ता है। कश्मीर भी जाना पड़ता है, किश्तवाड़ भी जाना पड़ता है, डोडा भद्रवाह हर जगह जाना पड़ता है। तो इनको क्या पता, इनको खाली गराई का पता है कि 1500 किस दुकान से लेना, 500 कहां से लेना। अब आज के बाद, अब ये मेरी देखेंगे तो मेरा मगर पड़ जाएगा, पर मैं आपको बोल रहा हूं, अगर अब ये मेरे मगर पड़े, मुझे और मेरे यहां किसी को, मेरी पार्टी के किसी कलीग को कोई परेशानी हुई, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ये जिम्मेवार हो गए ये मीडिया वाले, ये ब्लैकमेलिंग करते हैं लोगों को। और क्या क्या ये नहीं करते, मैं आपको सच बताना चाहता हूं। देखो, मैं किसी में पर्सनल नहीं करना चाहता, मैं चैनल वालों को बोलना चाहूंगा, आप मेरी खिलाफ बोले, डेवलपमेंट के खिलाफ बोले, किसी के खिलाफ बोले, किसी के खिलाफ, बस एक ही चैनल वाला गाड़ी में बिठा के घुमाते रहते हैं, बस एक ही चैनल वाला गाड़ी में बिठा के उठाते रहते हैं। और जनाब, रिश्तेदारी अब छोड़ो ना, सबकी रिश्तेदारी होती है बराबर, अब छोड़ो। एक ही चैनल वाला, आप साहिल जी क्यों नहीं 24 घंटे होते किसी के साथ, आप क्यों नहीं बाइस करते बातें। पिछले दिनों में ईद का मौका था, मैंने गेट की बात कर दी, तो इन्होंने जाके किसी से खिलाफ, मेरे खिलाफ बुलवा दिया। ये चीजें नहीं होती जनाब। कोई बंदा
कम दिल का भी होता है, किसी को कोई परेशानी हो जाए तो आप जिम्मेवार बन जाएंगे। मैं आपको आज बात बता रहा हूँ। और पहली बात, मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी रजौरी, एसएसपी रजौरी, एसएचओ कालाकोट और एडीसी कालाकोट को बोलना चाहूंगा, क्या जिसके ऊपर कोई केस हो, क्या वो ये मीडिया चला सकता है कालाकोट में? दूसरी बात, क्या एलजी साहब की आप ऑर्डर को नहीं मानते? अगर आप एलजी साहब के ऑर्डर को नहीं मानते तो फिर ठीक है बहर, क्या डीसी साहब भी एलजी साहब के ऑर्डर को नहीं मानते? और जो इसका जो मालिक है इस चैनल का, मैं चैनल का नाम इसलिए लेना चाहता कि पर्सनल नहीं चाहता, सब पता चल गया सबको किसका है। क्या उनको नहीं पता कि ये कानून के खिलाफ चल रहा है? मीडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव है नहीं चल सकता, अलाउड नहीं है। तो ये सख्त कदम एडीसी कालाकोट को भी लेने पड़ेंगे और एसएचओ कालाकोट को बोलना चाहिए। और मैं एडीसी कालाकोट को भी बोलूंगा, और जो अफसर मीडिया बाइट्स में खड़े होते हैं इनके साथ मैं मना करूंगा कि आप लोगों को भी नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब अलाउड ही नहीं है, एलजी की तरफ से अलाउड नहीं है, तो फिर एलजी साहब भी बोलते हैं कि नहीं अलाउड है, तो फिर आप कैसे करते हैं? ये सर जी आप बेहतरीन इसका जवाब देना, क्योंकि आप एक पत्रकारी, आपको इसके बारे में ज्यादा पता है। प्लीज अपना इंटरव्यू खत्म होने से पहले जरूर बता के जाना है कि क्या ये अलाउड है या नहीं अलाउड है। मैं इतना सवाल चाहूंगा, क्योंकि मेरा ये मुद्दा था बताने का कि लोगों को जागरूक करना। और दूसरी बात मैंने आपको बार बार बोल दी कि ब्लैकमेलिंग बहुत गंदी हो रही है लोगों के साथ, तो उसका ध्यान रखा जाए, हमारा भी ध्यान रखा जाए और मेरे वर्करों का ध्यान रखा जाए। ये हरासमेंट वाली ब्लैकमेलिंग करना शुरू करके हैं, जो बिल्कुल ठीक नहीं है और वो बिल्कुल परेशानी है। और मैं आपके माध्यम से एक छोटा सा लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगा, उसके बाद अगर आपने सवाल पूछना चाहेगा। इलेक्शन से पहले मैं सोलकी गया था, याद होगा आपको, एक गवर्नमेंट फंक्शन था, तब मैं चुनाव नहीं हुए थे एमएलए के, तो मैं वहां गया था और वहां मुझे ऊपर स्टेज में बैठा दिया, ठीक है। अब मेरी मदर डीडीसी थे, तो उन्होंने बैठा दिया स्टेज में। यार नहीं बैठाते, मैं नीचे भी लोगों के साथ बैठ जाता, तो मुझे कोई शौक नहीं, मैं बड़ी वो चीजों में नीचे बैठा, उन्होंने बैठा दिया। वहां के 2-3 बदमाश लोग जो थे, उनको परेशानी हो गई वहां से, उन्होंने मेरे वालिद साहब के खिलाफ बोल दिया और मैंने वहां थोड़ा सा एग्रेशन में आकर थोड़ा सा कर दिया। इन्होंने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया कि इन्होंने मेरे लिए इल्जाम लगाया, मैंने इलेक्शन में नहीं क्लियर की, ना मुझे करने की जरूरत थी। मैं एक पॉइंट खाली इतना बोलूंगा, मेरे पे इल्जाम लगाया कि इन्होंने ब्राह्मण कम्युनिटी जिसके मैं पैर धो के भी पीऊं वो कम है, कि जिन लोगों ने मेरे वालिद को 2 बार एमएलए बनाया, मेरी मदर को डीडीसी बनाया, उन्होंने झूठा इल्जाम लगाया खाली सियासत के लिए कि इसने गाली निकाली है। मैं आज उनको यहां से बोलना चाहता हूं, अगर मैंने वहां गाली निकाली, आप इधर सबसे बड़ी जो मंदिर है जहां पे आप मानते हैं वहां मेरे साथ रखिए और हाथ पकड़ के वहां बोल दीजिए इसने गाली निकाली है, उस झूठ का झूठ साबित हो। ये खाली आपको बताना चाहता हूं, खाली आपके माध्यम जनता को बताना चाहता हूं। बहुत प्रोपेगेंडा किया इलेक्शन में मुझे हराने के लिए, वोटों की पैसा जो बांटा वो अलग थी, ये कम्युनिटी बेस्ड थाली कर दी। और क्योंकि वो इलीगल काम करते थे सोलकी में, तो उन्होंने अपना काम छुपाने के लिए उन्होंने इलीगल मेरे को फंसाया। चलो मुझे उनसे भी आज की डेट में कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि देखो मैं नाराजगी करता नहीं हूँ, वो सियासत में चलता हूँ। लोगों को समझ होनी चाहिए कि सियासत में ये झूठी चीजें बोली जाती है कि गाली निकाल दी। उन्होंने मेरे वालिद साहब के लिए कुछ बोला तो मैंने उनको पर्सनल अटैक किया, मैंने किसी कम्युनिटी पे नहीं किया। उन्होंने पॉइंट झूठे बनाए, तो ये लोगों को क्लियर होना चाहिए। मैंने इलेक्शन में नहीं क्लियर किया, देखो ये मेरा दिल है, मैं अपने लोगों को बोलना चाहूंगा, मैं चाहता तो इलेक्शन में क्लियर करता। ये अगर मैं इलेक्शन में ये बात क्लियर करता तो लोगों को लगना था वोटों के लिए क्लियर कर रहा है। आज मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं क्योंकि जो मेरी ब्राह्मण कम्युनिटी है वो हमेशा हमारे साथ रही, मेरे वालिद साहब के साथ, मेरी मदर नीता ठाकुर जी, रमेश्वर सिंह जी के साथ और मेरे साथ रही है। तो आज हमारा फर्ज बनता था इस बात को क्लियर करना। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कोई बात पूछेंगे तो उसमें बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगली बार जो चर्चा करेंगे फिर लोगों के बीच में, तो ये थे हमारे साथ यशवर्धन जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो स्पोर्ट्स पर्सन। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह हमारे चैनल्स का बने रहें, फिर अगली बार डेवलपमेंट